स्टडी इन जर्मनी का कंप्लीट प्रोसेस और टाइमलाइन क्या है, आपको कौन से महीने में कौन सा काम करना होता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपका हाथ पकड़कर 100% प्रोसेस की एक एक चीज आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा काम किस टाइम पे करना है। आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या मास्टर्स के लिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और आप अपना प्रोसेस खुद से करके जर्मनी आ जाएंगे। इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जर्मनी में अप्लाई करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है, ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे आपको किस वक्त चाहिए होते हैं और जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट किस वक्त बुक करनी चाहिए और क्या आपकी अपॉइंटमेंट आएगी भी या नहीं आएगी। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती या आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके कितने पैसे जाया होंगे। चलें बेसिक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि जर्मनी में अप्लाई करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो देखें जर्मनी के अंदर 2 इंटेक्स होती हैं, एक समर सेमेस्टर और एक विंटर सेमेस्टर। अगर समर की बात करें तो इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो सितंबर अक्टूबर के अंदर स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर देती हैं और फिर जो इनकी डेडलाइंस होती हैं वो कुछ की दिसंबर के अंदर होती हैं और कुछ की 15 जनवरी लास्ट डेडलाइन होती है समर सेमेस्टर की। इसके अलावा जब ये बंद हो जाता है तो फिर ये बाद में उसको डिसीजन देती हैं लाइक फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं वो अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब आप अप्रैल के अंदर यहाँ आ जाते हैं। इसी तरह विंटर सेमेस्टर की बात करें तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस मार्च या अप्रैल के अंदर स्टार्ट होता है। इनकी जो डेडलाइंस होती हैं वो कुछ की जून की होती हैं और कुछ की 15 जुलाई की, और इसके अंदर जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होती हैं। अभी राइट नाउ जो साल का टाइम है तो हम समर सेमेस्टर की बात करेंगे, इसकी सारी चीज़ों को देखेंगे कि दरमियान में क्या चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन यही सेम चीज़ें आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आल्सो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको समर की भी पूरी टाइमलाइन मिल जाएगी और विंटर की भी पूरी टाइमलाइन मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम समर सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो सितंबर से इसका काम स्टार्ट हो रहा था जैसे हमने डिस्कस किया। तो देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे जर्मनी के अंदर कि आप पढ़ने के एलिजिबल भी हैं, यानी अगर आपके पास बैचलर्स के लिए 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप जर्मनी में पढ़ सकते हैं, और इसी तरह अगर आपके पास 16 साल की एजुकेशन है या 15 साल की भी है या फिर 18 साल की भी एजुकेशन है तो फिर भी आप मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद सितंबर में और आपने ये काम करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लेने हैं HEC और IBCC से। अटेस्टेशन की पूरी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। आल्सो मैं यहाँ पे भी लिंक पुट कर दूंगा तो PDF के अंदर आपको यहाँ पे भी लिंक्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा लेने हैं HEC और IBCC से। मोफा से अटेस्टेशन नहीं चाहिए, किसी एम्बेसी से अटेस्टेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये सिंपल है। और मास्टर्स वाले सिर्फ HEC से ही भी करवा सकते हैं। जो बैचलर्स वाले हैं वो अपने 12th IBCC से करवाएंगे और 2 सेमेस्टर्स वाली जो ट्रांसक्रिप्ट है वो कोशिश करेंगे कि HEC से करवाएं। इसी तरह जो है वो टेक आइल्स या टोफल एग्जाम। अब जर्मनी के अंदर आइल्स मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं तो आप आइल्स ही कर लें और ये सितंबर के अंदर कर लें ताकि आपकी टाइमलाइन दुरुस्त रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, सितंबर के बिल्कुल आखिर में आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है कि भाई किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और इसकी हमने गाइड भी दिया हुआ है। आपने बड़ी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ करनी है जो आपकी प्रोफाइल पर आपको एडमिशन दे सके। तो कितनी करनी है अब आप पे डिपेंड करता है, आपके CGPA पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका CGPA 3.5 से ऊपर हो तकरीबन आप 12 यूनिवर्सिटीज शॉर्ट लिस्ट कर लें जिनके अंदर आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपका CGPA 3 से नीचे हो तो फिर तो भाई मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ट्राई करें। आइडियली मैं कहूँगा कि 15+ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शॉर्ट लिस्ट ज़रूर करें, आप उनके अंदर ज़रूर अप्लाई करें अगर आपका CGPA 3 के इर्द गिर्द है तो। चलें, ये तो हो गया सितंबर के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अक्टूबर के अंदर आप क्या करेंगे। सितंबर के अंदर ये करने के बाद अब आ गया अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर आपने जो यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट की थी उनको क्या करेंगे, उनके अंदर सारे जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो तैयार करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई होती है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज़रूरी होते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। बाकी अगर कोई यूनिवर्सिटी इसके अलावा डॉक्यूमेंट मांगे तो वो भी आपको प्रोवाइड करना होता है, यूजली यही होते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन अपना तैयार करना है और CV तैयार करनी है। इसके ऊपर टाइम लगाना है आपने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और CV भी। तो आने वाली वीडियोस में मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा लेटर ऑफ मोटिवेशन पे भी और CV पे भी, आल्दो मैंने ऑलरेडी भी बनाई हुई है लेकिन उससे भी पावरफुल एक बना दूंगा। इसके अलावा आपने और क्या करना है, अक्टूबर के अंदर आपने फिर अप्लाई करना शुरू कर देना है। आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए और आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई होता है और डायरेक्ट पोर्टल पे होता है। जिस तरह काफ़ी सारे कंट्रीज़ में डायरेक्ट पोर्टल पे आप जाके अप्लाई करते हैं तो इसी तरह जर्मनी में भी है। लेकिन जर्मनी में एक चीज़ न्यू आ गई है कि यहाँ पे यूनिवर्सिस्ट आ गया। यूनिवर्सिस्ट एक थर्ड पार्टी इदारा है जिसको यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप एप्लीकेशन इसको सबमिट कर दें, ये इवोलुएट करके इनिशियल इवोल्यूशन करने के बाद हमें दे देगी ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये सेंट्रल एक पोर्टल बन जाता है। तकरीबन 70% यूनिवर्सिटीज़ इसके थ्रू अप्लाई कहती हैं। तो आपने यूनिवर्सिस्ट या डायरेक्ट पोर्टल पे आपने अप्लाई कर देना है, इसका गाइड भी आपको मिल जाएगा। तो ये काम हो गए अक्टूबर के। अब हम चलते हैं नवंबर के अंदर क्या करना है। तो देखें नवंबर जो है वो इम्पोर्टेंट महीना है। नवंबर के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट, अगर यूनिवर्सिटी कह रही है आपसे तो आप उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेज दें। पिछले स्टेप में हमने देखा कि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू या डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो वो ऑनलाइन अप्लाई है। 90% जर्मनी की यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन लेती हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स भी भेजो तो आप क्या करेंगे, नोटरी पब्लिक से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे और फिर इनको
पाकिस्तान पोस्ट से, DHL से, TCS से, जिससे भी आपका दिल करे आप इनको इसके एड्रेस पे भेज देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया बुक एम्बेसी अपॉइंटमेंट। अब नवंबर है, नवंबर के अंदर जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं। अगर आप कराची या दुबई से हैं तो ये वीडियो को देखते रहें, आगे मैं चल के बयान करता हूँ। इसी तरह अगर आप किसी और जगह से हैं तो आप अपनी करीबी एम्बेसी में देख लेंगे कि आपका वेटिंग टाइम क्या है। अभी मैं इस्लामाबाद को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस्लामाबाद का ये सीन है कि इस्लामाबाद एम्बेसी साल में 2 दफ़ा अपॉइंटमेंट्स ओपन करती है करंट सिस्टम के मुताबिक, एक मई के अंदर और दूसरा नवंबर के अंदर। तो अब आपने क्या करना होता है, आपके पास एडमिशन लेटर हो या ना हो, आपने अपॉइंटमेंट जो है बुक करनी होती है, क्योंकि अगर आप नवंबर के अंदर अपॉइंटमेंट बुक नहीं करेंगे तो आगे फिर ऑप्शन नहीं है, फिर आगे मई के अंदर होगी, वो अगले सेमेस्टर के लिए होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको अपॉइंटमेंट बुक करेंगे नवंबर के अंदर। अब आपको कैसे पता चलेगा कब अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है, तो नीचे मैंने ना डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना न्यूज़ लेटर दिया हुआ है, उसके अंदर मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि इस्लामाबाद एम्बेसी ने अब ये कर दिया, अब वो कर दिया, ये डेट आ गई, वो डेट आ गई, तो सारी अपडेट्स उसके अंदर आती हैं। आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको अपडेट आ जाएगी कि किस स्पेसिफिक डेट को ये ओपन कर रही है। आल्सो मैं लिंक भी पुट कर दूंगा जहाँ आप डायरेक्टली एम्बेसी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो न्यूज़ लेटर में मैं आपको अपने अल्फाज में बताऊंगा, वो आपके लिए ज़्यादा समझना आसान होगा, तो वो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपका 3.7 से ऊपर CGPA हो ना, तो भी आप ये स्टेप अभी के लिए स्किप कर दें। जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा ना, फिर आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि 3.7 वालों को इस्लामाबाद के अंदर प्रेफरेंस मिलती है। उनका जब एडमिशन लेटर आ जाता है फिर वो अप्लाई करते हैं तो उनको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, विद इन फ्यू वीक्स मिल जाती है। लेकिन अगर आपका CGPA 3.7 से कम है तो फिर आपको नवंबर के अंदर ही अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और नवंबर के अंदर आप जितना जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उतना जल्दी आपकी अपॉइंटमेंट आएगी। अगर बहुत देर से अपॉइंटमेंट करेंगे, फ्यू मिनट्स के बाद करेंगे या उसके भी बाद करेंगे, आधे घंटे बाद करेंगे, घंटे बाद, फिर आपकी अपॉइंटमेंट कभी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने जल्द अज जल्द अपॉइंटमेंट बुक करनी है। न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब कर लें, मजीद मैं इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भेज देता हूँ जब नवंबर के अंदर अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं। आल्सो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एडमिशन लेटर के बगैर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है, ये वाला महीना नहीं भूलना। और न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। उसके बाद चलते हैं दिसंबर के अंदर। अब आ गए हम दिसंबर के अंदर। दिसंबर के अंदर आपकी कोई भी एप्लीकेशन अगर बाकी थी तो आप उनको भी सबमिट कर दें। कोई भी रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ बाकी थी तो उनमें एप्लीकेशन सबमिट करें, और फिर आप क्या करें, कम्युनिकेशन करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, तो डेडलाइन अगर बाकी पड़ी हो तो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है या यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है कि भाई आपके ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, हमें दे दें। तो फिर आप उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई उनसे सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ आपको रिप्लाई करती हैं, तो कोई भी आपके सवाल हो आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दिसंबर के अंदर आपने तमाम अपना काम कर देना है, तमाम रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर देना है। 10 के अंदर कर रहे हूँ, 15 के अंदर कर रहे हूँ, सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनवरी के अंदर आपने बस वेट करना है सुकून से, और कुछ नहीं करना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन 15 जनवरी होगी, तो अगर आपकी स्टिल कोई रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं आप फिर भी कर सकते हैं। ये जो मैं टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल आइडियल टाइमलाइन है। अगर आप इससे अगर आप जनवरी के अंदर भी सारी एप्लीकेशन सबमिट करना शुरू करेंगे तो भी चल सकता है काम, लेकिन कुछ की डेडलाइन पहले ही ख़त्म हो चुकी होगी। तो जो मैं टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ बेहतर है अगर आप उसी को फॉलो करें। लेकिन अगर आप 1 महीना 2 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टिल फाइन, आप जनवरी के अंदर भी इवन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन 15 जनवरी होती है, 15 जनवरी के बाद यूजुअली कोई अवेलेबल नहीं होती यूनिवर्सिटी, तो मेक श्योर उससे पहले सारी एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएँ। तो जब हो जाएंगी तो बस आप पास फिर आप वेट करेंगे। जो हमने 2 तरीके बात की थी कि यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू होता है और डायरेक्ट पोर्टल। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कितना टाइम लेती है, वो जब आप सबमिट कर देते हैं उनको एप्लीकेशन और उनको पैसे दे देते हैं, 75 यूरो वो पहली एप्लीकेशन के लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, और 30 यूरो बाद वाली एप्लीकेशन के लेते हैं। तो जब आप उनको पैसे पे कर देते हैं तो वो 4 से 6 वीक लेते हैं, आपकी इनिशियल इवोल्यूशन करते हैं, और फिर आपकी एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी के पास भेज देते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी जो है वो फिर साहब 3 से 5 वीक लेगी। तो ये बहुत रोले वाला नहीं है, इंतज़ार वाला काम है। मतलब बहुत देर करती हैं जर्मन यूनिवर्सिटी, आपसे पैसे नहीं लेती तो ज़रा तंग करके आपको देती हैं, सुकून से करती हैं, जल्दी कोई नहीं करती। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल पे करेंगे तो कोई यूनिवर्सिटी होती है बहुत जल्दी आपको रिस्पांस दे देती है, 3-4 वीक बाद भी दे देती है, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको 2 महीने वेट ही करवाती हैं, उसके बाद डिसीजन देना शुरू करती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका CGPA बहुत अच्छा हो तो फिर हो सकता है कि आपको पहले महीने में ही वो एडमिशन दे दें, दूसरे महीने में ही दे दें, वरना फिर काफ़ी आपको इंतज़ार करवाती हैं। तो बस आपने ये इंतज़ार करना है जनवरी के महीने में, और जर्मनी के सारे प्रोसेस में इंतज़ार जो है बहुत अहम है। उसके बाद हम चलते हैं फरवरी के अंदर। अब आ गया आपका फरवरी के अंदर आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटीज़ से आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। या तो कोई आपको एक्सेप्ट कर रहे होंगे या फिर आपको रिजेक्ट कर रहे होंगे, स्टिल फाइन, आप उनसे सुनते रहेंगे कि भाई क्या वो कह रहे हैं। और इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल एडमिशन लेटर आ जाते हैं तो फिर आपने एक कोर्स सेलेक्ट करना है कि भाई मुझे आप किसके अंदर जाना है। आपने क्या देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है। आल्सो लोकेशन बड़ा मैटर करता है जर्मनी के अंदर।
यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इतना मैटर नहीं करती जितनी लोकेशन मैटर करती है, क्योंकि ये यूएसए तो है नहीं, यहाँ सारे लोग सारी यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग के लिए दौड़ रही होती हैं। जर्मनी वाले पैसे जैसे नहीं लेते तो रैंकिंग पे अपना ये इतना काम नहीं करते। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसे मिल रहे हैं, तो रैंकिंग वाले चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। लोकेशन वगैरह देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है, जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसका फ्यूचर स्कोप देखना है कि भाई आपको किस तरह वो हेल्प करेगा, जॉब पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखना है। तो आपने एक कोर्स सेलेक्ट कर लेना है मल्टीपल एडमिशन लेटर से। और मल्टीपल एडमिशन लेटर आपको कैसे आएंगे? जब आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना है। तो एक कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद होपफुली आपकी अपॉइंटमेंट एम्बेसी से आ चुकी होगी। फरवरी आ गया है तो कुछ की अपॉइंटमेंट आप जितना जल्दी बुक करेंगे उतनी जल्दी आएगी। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तकरीबन फरवरी के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होपफुली आ जाएगी। तो जैसे ही वो अपॉइंटमेंट की ईमेल आपको आए, उसके अंदर क्या लिखा होता है? उसके अंदर लिखा होता है कि आपकी ये डेट है, इस डेट को आपने एम्बेसी में आ जाना है, आपका इंटरव्यू होगा। उस ईमेल को आपने 7 डेज़ के अंदर कन्फर्म करना होता है। उसके अंदर एक बटन होता है, उसको कन्फर्म करना है, तो फिर ठीक है। कन्फर्म नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाती है। फिर वो आपने स्पैम फोल्डर भी अपना चेक करते रहना है कि भाई अपॉइंटमेंट आ जाए आपको। उसके बाद सर आपका जो एक कोर्स आपने सेलेक्ट किया था और एडमिशन लेटर आपके पास आ गया था, तो आप स्टूडेंट इन वर्क के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट इन वर्क, कुछ स्टूडेंट इन वर्क जो है वो अलाउ करते हैं कि आपके पास एडमिशन लेटर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट इन वर्क में अपनी अकोमोडेशन के लिए भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में काफ़ी रश होता है अकोमोडेशन में। तो जितना जल्दी अप्लाई करें उतना जल्दी क्यू में लग जाते हैं। तो इसी तरह आप वीडियो भी देख सकते हैं कि आप जब ये चूज़ करने लगेंगे, ऑफ कोर्स आपके जहन में आएगा कि भाई किस सिटी के अंदर जाया जाए और कौन से सिटी में ना जाया जाए, कौन सा कोर्स पढ़ा जाए। तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ये फेब आ गया और मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। लेकिन एक मिनट, फरवरी के अंदर मैं ये बात भूल गया कि जो इस्लामाबाद एम्बेसी से जिनका प्रोसेस नहीं है, लाइक जो पंजाब और KPK वगैरह से नहीं है, कराची वाली साइड से हैं या दुबई वाली साइड से हैं या सऊदी वाली साइड से हैं, उनको क्या करना होता है? उनको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है जब उनका एडमिशन लेटर आ जाए। तो अगर आपका एडमिशन लेटर फरवरी के अंदर आ रहा है तो फिर फरवरी के अंदर आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। और दुबई के अंदर, कराची के अंदर सीन क्या होता है कि जर्मन टाइम रात के 12 बजे वर्किंग डेज़ के अंदर अपॉइंटमेंट ओपन होती है और आपको जल्द से जल्द बुक करनी होती है। कंपटीशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप एडमिशन लेटर आने के 4, 5, 6 हफ्ते पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें कि भाई इसकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है कराची के अंदर, दुबई के अंदर। तो वहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा होता है, आपको टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट बुक करने में। लेकिन शॉर्टली बात कहने का ये मतलब है कि आप कतर से हों, सऊदी से हों, कराची से हों, दुबई से हों, तो आइडियली आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है। तो फिर आप सारी वीज़ा फाइल पूरी करते हैं और फिर जाते हैं। अब हम मार्च की तरफ चलते हैं। मार्च के अंदर जो है ना मैक्सिमम आपके काम हो रहे होंगे, क्योंकि आगे आपकी क्लासेस बड़ी स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। अप्रैल के अंदर आपकी क्लासें होंगी। तो मार्च आ गया सर। मार्च के अंदर आपने क्या करना है? अपना ब्लॉग्ड अकाउंट ओपन कर लेना है आपने। ये आप फेब में भी कर सकते हैं, मार्च में भी डिपेंड करता है, तो यूजुअली मार्च के अंदर होता है। अपना ब्लॉग अकाउंट ओपन करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस भी उसके साथ मिल जाती है। अब यहाँ पे 3 सर्विस प्रोवाइडर्स जो है मेनली जर्मनी के अंदर काम करते हैं। एक एक्सपेट्रियो है, एक फिनटीबा है और एक कोरैकल है। अब पाकिस्तान के अंदर चूँकि काफ़ी सारे लोग कोरैकल यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी बेशक कोरैकल कर लें, और अगर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से करेंगे तो आपको 10 यूरो भी मिल सकते हैं। अदरवाइज़ यू आर फ्री, आप इसके साथ भी कर सकते हैं। सारे ट्रस्टेड हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब जो है आपने क्या करना है, एक जब पीछे आपने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दी थी ना, अब उस यूनिवर्सिटी के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी होती है। तो अब आप जब इनरोल करने लगेंगे, एक तो इनको हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे और दूसरा क्या देंगे? इनको कंट्रीब्यूशन फ़ी देंगे। हम हमेशा बात करते हैं जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, लेकिन असल में देखा जाए तो 200-300 यूरो देने होते हैं जर्मन यूनिवर्सिटी को। लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है उसमें आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट उसकी शामिल होती है, तो मतलब फ्री ही है। तो खैर आपने 200 से 300 यूरो डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन फ़ी पे कर देनी है, यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल कर देना है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे देनी है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स ये शायद दोबारा आपसे मांगेंगे, वो भी आप इनको दे देंगे और आप जर्मन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाएंगे, इनरोल्ड स्टूडेंट बन जाएंगे। अब जब आप स्टूडेंट बन गए और आपके पास अपॉइंटमेंट भी आ गई, तो अब अपॉइंटमेंट आ गई, फिर आप डिपॉजिट मनी करें ब्लॉक अकाउंट के अंदर। जब तक आपको एम्बेसी की तरफ से कंफर्म ना हो कि आपकी अपॉइंटमेंट आएगी या नहीं आएगी, तो आप अवॉइड करें कि इतने ज़्यादा पैसे आपके लाइक 12,000 यूरो तकरीबन आपको देने होते हैं। तो जब आपको पास एम्बेसी की अपॉइंटमेंट और एडमिशन लेटर दोनों आ जाएँ, तो फिर आप डिपॉजिट मनी करेंगे ब्लॉक अकाउंट के अंदर। और फिर क्या करेंगे आप सारे, अब एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी आ गई, अब आप सारे जो है वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। कंप्लीट चेकलिस्ट की वीडियो दी हुई है, मैं इधर लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा और PDF के अंदर यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। वो सारी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लेंगे
और फिर आप क्या करेंगे, वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। यूजुअली 10 क्वेश्चंस को बार बार वो रिपीट कर रहे होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर आपसे वही सवाल पूछता है, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF दी हुई है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मार्च का महीना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे काम यहाँ हो रहे होते हैं और इस पर काफ़ी डिपेंड भी कर रहा होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट किस महीने के अंदर आई है। तो इस तरतीब से आपने काम करना होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा अप्रैल, हमारा प्यारा अप्रैल, जब हम जर्मनी में आने के नज़दीक हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वीज़ा इंटरव्यू होपफुली आपका मार्च के अंदर ही हो जाएगा। अब अप्रैल के अंदर जो है आप अकोमोडेशन बुक करेंगे, अगर पहले नहीं की तो। अब इसके अंदर स्टूडेंट इन वर्क होती है और दूसरा प्राइवेट होती है। प्राइवेट मतलब किसी भी बंदे के साथ आप बात करेंगे, उसका अगर रूम पड़ा है सबलेट पे या रेंट पे तो वो आपको दे देगा। वेबसाइट्स होती हैं, उसकी भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं शामिल कर दूंगा किस तरह फाइंड करनी। उसके बाद जो है आपने उसके बाद वीज़ा होपफुली आपका आ जाएगा, तो फिर आपने प्रिपरेशन करनी है ट्रैवल की, या इवन आपने वीज़ा इंटरव्यू दे भी दिया हो तो जर्मन एम्बेसी की वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है, तो आप ट्रैवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये करने के बाद मैंने चेकलिस्ट भी, कंप्लीट चेकलिस्ट फॉर ट्रैवल एंड डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो सारी आप पूरी करेंगे और फिर माशाल्लाह से आप वेलकम इन डॉइचलैंड, आपका फिर हम वेलकम करेंगे जर्मनी के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस था जिसमें 1 बाय 1 मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, PDF आपको मिल जाएगी। तो ये तरतीब के साथ आप करेंगे तो आप टाइमली जर्मनी के अंदर आ जाएंगे, अप्रैल में अपनी क्लासेस से पहले आ जाएंगे। लेकिन ये हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, ऑफकोर्स हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम बिल्कुल टाइम पे आ जाएं। लेकिन अगर आप अप्रैल की बजाय मई के अंदर आ जाते हैं, जून के अंदर आ जाते हैं, तो भी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कोऑपरेटिव होती हैं और वो कहती हैं ठीक है भाई, आपका एम्बेसी का इशू है या थोड़ा आप लेट हो गए हैं तो इट्स फाइन, महीना 2 लेट भी आ जाएं तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज़ से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हम थोड़ा डिले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और या फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा और आपको कितना लॉस होगा पैसों का, और क्या जर्मनी के लिए ट्राई भी करना चाहिए या ये पैसे ही ज़ाया हो जाएंगे। तो उसका हम यूँ करते हैं कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। देखें, अगर आपको अपॉइंटमेंट सेमेस्टर में नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, आपके पास एडमिशन लेटर तो आ चुका होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करेंगे तो होपफुली एडमिशन लेटर होगा। अब क्या करेंगे, आप उस यूनिवर्सिटी को कहेंगे कि भाई साहब हमारी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही यूनिवर्सिटी एम्बेसी की तरफ से, तो आप काइंडली ऐसा करें कि हमारा ये एडमिशन लेटर अगले सेमेस्टर के लिए दे दें, इस सेमेस्टर में हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो फिर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कोऑपरेटिव होती हैं, वो कहती हैं ठीक है आपका जेन्युइन मसला है, आप अगले सेमेस्टर में आ जाइएगा, हम आपको दोबारा एडमिशन लेटर दे देंगे। तो फिर आप उस रास्ते पे इख्तियार कर सकते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी नहीं मानती तो फिर ऑफ कोर्स आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, आपको दोबारा एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी लगती है वो यूजुअली 200 से 300 यूरो लगती है। इसका मतलब अगर आप इस सेमेस्टर में ना आ सके, उस सेमेस्टर में आप ना आ सके तो आपका 200-300 यूरो तकरीबन ज़ाया हो जाएंगे। या फिर ये होगा कि यूनिवर्सिटी अगर मान गई अगले सेमेस्टर के लिए तो फिर यह कि आपको दोबारा सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप फिर उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर सेव रख लेंगे और अगले सेमेस्टर में उसी को यूज़ करके दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करके आ जाएंगे। तो लॉस थोड़ा सा, इतना कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, 200 से 300 यूरो एप्लीकेशन फ़ी का जा रहा है। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती फिर आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है फिर क्या होगा, तो देखें वीज़ा रिजेक्ट होने का ये मतलब है कि आप वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके गए थे और फिर रिजेक्ट हुआ है। तो इसका ये भी मतलब है कि आपने ब्लॉक अकाउंट के पैसे भी उनको दे दिए थे। तो फिर यह है कि एक तो सोल्यूशन ये है कि फिर आप ब्लॉक अकाउंट के पैसे अपने वापस ले लें, जो 12,000 यूरो होते हैं। वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको पैसे वापस करते हैं, कोई भी आपके लेके नहीं भागता क्योंकि वो आपके अपने पैसे होते हैं। तो आप ये, एक तो ये सोल्यूशन है उनसे पैसे वापस ले लें। दूसरा ये है कि आप फिर वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे, रिजेक्शन के बाद दोबारा अप्लाई करेंगे अगले सेमेस्टर में। तो इसमें आपका सेमेस्टर ज़ाया होगा दोनों केसेस में। लेकिन अगर पैसों की बात करें तो पैसे को बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होते, 200 यूरो 300 यूरो मैक्सिमम 500 यूरो जो आपने इनरोलमेंट के अंदर फ़ी दे दी होगी तो वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या वर्थ इट है या नहीं, तो आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। जर्मनी ऑफ कोर्स वर्थ इट है, तो उसके मुकाबले में अगर 200-400-500 ज़ाया होते हैं या एक सेमेस्टर ज़ाया होता है, कोशिश तो हमारी यही होगी ऑफ कोर्स कि पहले सेमेस्टर में ही हम पहुंच जाएं। लेकिन अगर सेमेस्टर ज़ाया होता है वीज़ा की वजह से, अपॉइंटमेंट की वजह से, तो फिर आपको अगले सेमेस्टर में आना पड़ेगा, आपका टाइम ज़ाया होगा। यूजुअली अपॉइंटमेंट की वजह से ऐसा होता है, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेटजिकली और बड़े एहतियात के साथ और सोच समझ के और सारा करें तो यूजुअली आपके सक्सेस की रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस तरह मैंने मेरा स्टडी इन जर्मनी ऑनलाइन कोर्स भी है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो उसके अंदर मैंने पूरा एक चैप्टर शामिल किया हुआ है कि किस तरह आपको अपॉइंटमेंट के लिए ख़ास तौर पे एहतियाती तदाबीर करनी है और किस तरह टूल्स, टेक्निक, स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है। तो अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो आप उस चैप्टर को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप
यूट्यूब पे कोई टॉपिक शॉपिक लिखिएगा, कुछ शायद आपको वीडियो इस बारे में मिल जाए। चलें, ये थी सारी टाइमलाइन, और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन से ना कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारे जो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं ये वन सिंगल पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। प्लस आपको जो रेलिवेंट लिंक्स हैं वो पीडीएफ के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप एक क्लिक करेंगे आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपके सारे प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, और पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।